समझते सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बुक का कुछ काम नहीं, कॉपी का कुछ काम नहीं है, तो सुनना है आपको। पहली चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज में बनाई जाती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट हैं तो आपको नहीं बनानी, पार्टनरशिप में अकाउंटेंट है तो नहीं बनानी, कंपनी में भी अगर सिर्फ लिस्टेड कंपनी में अकाउंटेंट है तो ही बनानी। लिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लगभग 8000 कंपनियां इंडिया में हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके लिस्ट हालांकि सिर्फ लिस्टेड कंपनी की ही नहीं है और क्राइटेरिया भी होते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने हर कंपनी को 3 टाइप में L1, L2, L3, कैपिटल कितनी है, लोन कितना है, लिस्टेड है कि नहीं है, इस सब क्राइटेरिया में बांट रखा है। तो जो सबसे बड़े वाली कंपनी है, L1 वाली कंपनी है, उन्हीं के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी हो जाता है। तो अगर हम एक बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं तो ही हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। अब देखिए सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्यों बना रहे हैं इसको। स्टेटमेंट ऑफ P&L इनकम और एक्सपेंस बताता है, ये सब हमें अच्छे से पता है। इनकम जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें रेवेन्यू लिखा होगा पूरे साल में कितना कमाया, एक्सपेंस लिखा होगा कितना साल में एक्सपेंस हुआ, और माइनस करके प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट देखते ही ना सामने वाले को दिखता है कितना कैश होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दुकान चला रहा हूँ मान लीजिए, और घर पे आकर बताता हूँ मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो कहेंगे कहाँ है भैया। मतलब एक्सपेक्टेशन क्या आती है प्रॉफिट से, कैश की एक्सपेक्टेशन आती है। जबकि हमारे P&L के अंदर मैक्सिमम आइटम जो होती है वो एक्रूवल बेसिस पर होती है। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, कंप्लीटली नहीं बोल रहा, क्योंकि जैसे कैश सेल है वो एक्रूवल बेस के हिसाब से भी सेल है, वो कैश बेस के हिसाब से भी सेल है, तो वो तो कैश आ ही रहा है। लेकिन क्रेडिट सेल उधार में जो बेचा वो भी मैं उसको सेल मान रहा हूँ, प्रॉफिट निकाल के मैं उसको भी सेल मान रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में पैसा नहीं आता। तो ऐसी चीजें जो छूट रही है ध्यान से समझना। मतलब बेसिकली जो हमारा P&L है उसके अंदर कमियां हैं काफी सारी, उस कमियों की वजह से नीड हुई एक और स्टेटमेंट की। P&L एक्रूवल बेस के हिसाब से बनता है, सारे खर्चे सारी इनकम एक्रूवल बेस के हिसाब से आती है। बुकिश एंट्रीज होती है, जैसे हमने सब 3 साल पहले एक्सपेंस किया था, बड़ा एक्सपेंस था, उसे कई साल राइट ऑफ कर रहे हैं, इस साल भी राइट ऑफ करना है, एक्चुअली में तो पैसा कोई जा ही नहीं रहा, बुकिश एंट्री चल रही है। तो 3 साल पहले कोई पेटेंट को ट्रेडमार्क खरीदा था, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं 5 साल होगा, इस साल एक्चुअली में तो पैसा गया ही नहीं, एक्सपेंस उसको भी लिख रहे हैं। मतलब बुकिश एंट्रीज काफी सारी आ रही है P&L के अंदर। बुकिश से हट करके हमें काम की चीजें चाहिए, इसलिए नीड आई एक और स्टेटमेंट की। सेकेंड चीज, मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, ये बात ना तो P&L बताएगा ना बैलेंस शीट बताएगी। P&L क्यों नहीं बताएगा सर, क्योंकि मशीन खरीदना एक्सपेंस होता ही नहीं है, इसलिए P&L में नहीं आएगा। आप कहोगे सर बैलेंस शीट में तो मशीनरी आती है, तो बैलेंस शीट तो बताएगी मशीनरी, नहीं, बैलेंस शीट में मशीनरी का एट द एंड का बैलेंस लिखा होता है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदी है या मशीन बेची है, या बिल्डिंग खरीदी है या बिल्डिंग बेची है, ये बात तो नहीं लिखी होती ना बैलेंस शीट में, उसमें तो एंड का बैलेंस लिखा होता है। मतलब मैं किसी को कंपनी की मशीन 10 लाख रुपए की, तो आपको पता लग पाएगा कि खरीदी की बेची है इस साल। जबकि ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई बहुत बड़ी एसेट खरीदी है या बहुत बड़ी एसेट बेची है, तो ये जानकारी होनी चाहिए एक इन्वेस्टर के पास। दूसरी चीज, सर कोई लोन हमने इस साल चुका दिया, हमारे पे 10 करोड़ रुपए का लोन था, हमने करीब 4 करोड़ रुपए का लोन चुका दिया। बैलेंस शीट के अंदर तो सिर्फ 6 करोड़ रुपए का लोन दिखेगा जो बैलेंस है। 4 करोड़ का लोन चुकाया हमने इस साल, ये बहुत बड़ी चीज है, ये ना तो P&L बताएगा और ना बैलेंस शीट बताएगा। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं इस टाइम P&L की बुराई कर रहा हूँ ताकि मैं तारीफ कर पाऊँ कैश फ्लो की, और रीजन यही कैश फ्लो बनने का। P&L के अंदर जो जो कमियां हैं, जो जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, इसलिए कि नीड जनरेट हुई एक और स्टेटमेंट की, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये NPO चैप्टर को थोड़ा ध्यान में, NPO चैप्टर उसमें भी सेम नीड हुई थी कि सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस आते हैं, पता नहीं लग पाता कि पैसा कितना आया कितना गया। एक रिक्वायरमेंट हुई अलग से स्टेटमेंट की कि पता लगे पूरे साल में कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा गया, इसकी एक सेपरेट रिक्वायरमेंट हुई। तभी हमने बनाया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखते हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कुछ भी नोटिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पर देखते रहना है। सर अगर हम इसे कैश बुक की तरह बना दें कि जहां से पैसा आया डेबिट में लिख दो, जहां पैसा गया क्रेडिट में लिख दो, तो ये भी सफिशिएंट रहेगा। ये भी सफिशिएंट रहेगा कि अब P&L अकाउंट तो अक्रूवल बेस पे चल ही रहा है,
कि कैश बेस तो बन जाएगा, जहां जहां से पैसा आया इधर लिखो, जहां जहां पैसा गया इधर लिखो। लेकिन इस बार हमने क्या करा, हमने इसको सिंपल कैश बुक की तरह नहीं बनाया, हमने ना नीड के हिसाब से बनाया। जैसे कि सर जैसे नॉर्मल किराने की दुकान है, उसमें सारी आइटम रखी हुई है, वहीं पर साबुन रखी है, वहीं पर तेल रखा हुआ है, वहीं पर दूध का पैकेट रखा हुआ है, सब मिक्स कर रखा है। यही चल अगर हम चले जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो हर चीज का अलग सेक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ फ्रेश में जाएंगे तो ये सेक्शन है, यहाँ पर मिल्क, कर्ड, पनीर, ये सब आइटम ही मिलेंगी। एक अलग सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ दालें मिलेंगी, साथ दालें रखी होंगी, एक अलग सेक्शन बन गया। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स आती हैं कैश के अंदर, उसको ना उसके नेचर के हिसाब से बांट देते हैं। हम ये इसमें स्पेशल चीज लेकर के आ रहे हैं कि सिंपल कैश बुक की तरह हम नहीं बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से बना रहे हैं। मतलब सर कैश बुक कैसे बनती है, ये कैश बुक भी ट्रांजैक्शन हिसाब से बनती है, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, इस टाइप का नेचर देखता है, इनफ्लो आउटफ्लो। हम क्या कर रहे हैं, हम जो बनाने वाले हैं वो इनफ्लो आउटफ्लो के बेस पर नहीं, ट्रांजैक्शन किस टाइप की है, किस नेचर की है, किस चीज से रिलेटेड है, उस टाइप पे बांटना चाहते हैं। तो हमने मेजर 3 कैटेगरी बनाई है कि कंपनी के अंदर इन जनरल मेन 3 कैटेगरियों से पैसा आता है या जाता है। पहली कैटेगरी है सर ऑपरेटिंग, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है कैश वाली, वो सब ध्यान रखिए। जैसे कि गुड्स बेचे, पैसा आया, एम्प्लॉय को सैलरी दी, पैसा गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, पैसा गया, गुड्स खरीदे कैश में, वो यहाँ लिखेंगे, गुड्स खरीदे उधार में, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि पैसा गया नहीं। हम पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वही आइटम लिखेंगे जो कैश वाली, नॉन कैश तो लिखेंगे नहीं। सही। सेकंड कैटेगरी हमने बनाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करता है, वो बैलेंस शीट में आपको एनसीए के अंदर मिलता है। व्हाट इज एनसीए? नॉन करंट एसेट्स। तो पूरे बिजनेस ने, पूरी कंपनी ने इस साल कौन कौन सी एसेट्स खरीदी या फिर कौन कौन सी एसेट बेची, उसके रिगार्डिंग कौन सा पैसा आया गया, वो चीज यहां दिखाएंगे। एंड लास्ट फाइनेंसिंग, कंपनी के पास जहां से पैसा आता है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, यहां से पैसा आता है। एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, यहां से पैसा आता है। ये 2 जगहों से पैसा आता है। तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई कि हमारा फाइनेंसिंग का डिसीजन की वजह से कितना पैसा आया गया। फिर देखते हैं। तो सर हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले कि पैसा आए तो इधर, पैसा जाए तो इधर। हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, भले इनफ्लो या आउटफ्लो फर्क नहीं पड़ता, भले ही इनफ्लो हो या आउटफ्लो, मतलब पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन है। बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे, एनसीए से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। यहां लिख देता हूं एनसीए। और शेयर होल्डर्स फंड्स या नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब यहां से फाइनेंस होता है हमारी कंपनी में पैसा, यहां से लोन लाते हैं या लोन चुकाया या शेयर इशू करे या शेयर रिडीम करे, ये सारी चीजें, ये ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डिसीजन है हमारा, फाइनेंस एक्टिविटी में। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं किस चीज में, कि बिजनेस अपने मेन ऑपरेशन से कितना कमा रही है। सर ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये अगर नेगेटिव है तो कंपनी बहुत बेकार। बिजनेस के ऑपरेशन से जो पैसा आया, जो सेल से पैसा आया वो लिखा, वो इनफ्लो होगा, जो खर्चे बिजनेस के हुए आउटफ्लो होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर ये हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव क्यों? मशीन खरीदना अच्छी बात है कि बेचना अच्छी बात? खरीदना। भैया ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे जो नई नई मशीनरी खरीद रही है, या ऐसे लगाओगे जो सारी मशीनरी बेच रही है, खरीद रही है, ऑब्वियसली ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे तभी वो एक्सपेंड तो कर रही है। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जिसका आउटफ्लो ज्यादा है, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, तो आउटफ्लो ज्यादा, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए ना, तो ये नेगेटिव होना अच्छी बात। फाइनेंसिंग कंपनी ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री, मतलब सर हमने 50 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, 10 करोड़ का लोन दिया, तो ठीक है, फिर 10 करोड़ खुद के लगाए, है ना। तो अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्लस में है, इसका मतलब हमने लोन लिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी एसएफ और एनसीएल दिखा रहा है ना, हमने चाहे शेयर इशू करके पैसा लाया है या फिर लोन लेकर के पैसा लाया। अगर इनफ्लो है तो हमने लोन लिया, लोन बढ़ा। अगर आउटफ्लो है, इसमें आउटफ्लो आ रहा है, लोन चुका है,
ठीक है। तो अगर हमारी ये नेगेटिव है इन्वेस्टिंग, मतलब हम पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है कि पैसा आ रहा है, बल्कि मशीन बेच रहे हैं पैसा आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव है कि लोन भी ले रहे हैं, तो फिर पैसा ज्यादा आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो एनालिसिस वाला जो पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये नॉलेज की चर्चा कर रहा है। आपको जूनियर लेवल का काम है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक बार देखिए आप करते हैं कि क्या क्या सीखा हमने। हाँ, लोन पेड किस में आता है? देखो लोन कहाँ आएगा, एनसीए के में कि एनसीएल में? एनसीएल में यहाँ पर आएगा। हाँ जी, मैंने कहा ना इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देख रहे हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है ये चीज नहीं देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन का नेचर देख रहे हैं। फिर रिवाइज करते हैं सर, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दे दी जाए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो इग्नोर कर दो, वो चैप्टर में काम ही नहीं हमारा, वो पीनल वाला देखेगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो हमारे काम का है। कैश ट्रांजैक्शन है, फिर आपको क्या चेक करना है कि सर बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग काम है, तो यहाँ पर लिख दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दो। अगर एनसीए से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दो, और अगर एनसीएल या एसएफ से रिलेटेड है तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो। ठीक, कोई डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं ट्रांजैक्शन पर। रेंट पेड क्या लगता है तुम्हें, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसका एनसीए से कोई लिंक है? रेंट पे करना खर्चा, एनसीए से कोई लिंक है? सर कोई लिंक नहीं है। एसएफ से कोई लिंक है? एनसीएल से कोई लिंक है? ऑपरेटिंग तो हुआ। पर बिजनेस हम चला रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जगह रेंट पर लेनी पड़ेगी, बिजनेस को रेंट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है डेफिनेटली। मैं आगे को लिख देता हूं, है ना। ये सारा आपकी बुक के अंदर, आपको नोट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सुनना है, समझना। रेंट रिसीव ऑपरेटिंग का अब कैसे हो, इन्वेस्टिंग हो कि फाइनेंसिंग हो, सोचो, समझे ध्यान से। सर पहले वाले केस के अंदर हम लैंडलॉर्ड हैं कि टेनेंट? हम टेनेंट, तभी रेंट पे कर रहे हैं, किराएदार हैं। पहले वाले केस के अंदर, तो पहले वाला केस था रेंट पेड, उसके अंदर हम, हमारी कंपनी जो है वो टेनेंट है, किराएदार है, तो हमारे पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, ठीक। लेकिन सेकंड वाले केस में हम लैंडलॉर्ड है, हमारे पास खुद की बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग कहाँ लिखी होगी बैलेंस शीट में? एनसीए। तो जो भी एनसीए से रिलेटेड कोई भी कैश आ जाए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाता है। तो रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। समझ पा रहे हैं आप? अब लिंक कर पा रहे हैं आप कि ट्रांजैक्शन को सर हमें चेक करना है बैलेंस शीट से, ये पहचान है हमारी असली। कोई भी ट्रांजैक्शन दिख जाए तो हमें चेक करना है वो एनसीए में है कि एसएफ में है कि एनसीएल में। सर एक बार दोबारा सुना दीजिए। रेंट रिसीव्ड वाला, सर रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा है रेंट रिसीव्ड, मतलब हमारी कंपनी के पास कई सारे ऑफिसेज हैं, लॉकडाउन लगा तो वहां पर काम हो गया, एक ऑफिस हमने आगे रेंट पर दे दिया, वहां से रेंट की इनकम हो रही है, तो जो हमें बिल्डिंग पर रेंट मिल रहा है, ये बिल्डिंग हमारा जरूर एनसीए के अंदर लिखा होगा। सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट के अंदर आती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कैश आया जाए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पहले वाले केस के अंदर हमारे पास बिल्डिंग है ही नहीं, एनसीए के अंदर कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने इन्वेस्टिंग में नहीं लिखा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन सर, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो ऑपरेटिंग। बिजनेस कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा, बिजनेस कहां से फाइनेंस लेकर के आ रहा, ये डेफिनेशन बनाई गई सर तीनों की। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, गेस करें आप लोग कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? फाइनेंस के 2-3 आंसर आए हैं, और इन्वेस्टिंग कुछ आंसर आया है, और सर इन्वेस्टिंग। चलिए ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटी नहीं है। रीजन देखिए क्या है सर, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं, आग लगाना काम थोड़ी है हमारा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो मेन काम है हमारा, ऑपरेटिंग नहीं हुआ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है सर, एनसीए से कोई लिंक नहीं,
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है एनसीएल में कहीं नहीं आता, एसएफ में कहीं नहीं आता, तो बेसिकली ये तीन एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी नहीं, लेकिन कैश तो रिसीव हो रहा, तो कोई ना कोई तो लिखना पड़ेगा। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया और लिखा गया विच इज नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया और उसमें ये मेंशन किया गया कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आर ऑपरेटिंग। तो इसका मतलब क्या है सर, कोई भी एक्टिविटी में हमें ऑपरेटिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। अब कोई एक्टिविटी में हमें ऑपरेटिंग है कि नहीं है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में एनसीए चेक करेंगे, है तो इन्वेस्टिंग, नहीं है तो एसएफ और एनसीएल चेक करेंगे, है तो फाइनेंसिंग, और नहीं है तो उसको ऑपरेटिंग के अंदर लिख देंगे। तो जो साइड ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं होती वो ऑपरेटिंग होती है। तो अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? ऑपरेटिंग। सर एक डाउट था। हाँ। सर ये इन्वेस्टिंग में जो होती है सर एसेट का ही तो इंश्योरेंस रिसीव हुआ होगा। यस देखिए सर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जब होता है तो वो कौन सी एसेट का होता है? बिल्डिंग पे सर जली है, मशीनरी जली है या गुड्स जले हैं, किस चीज का क्लेम मिला? अगर मशीनरी या बिल्डिंग का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो इसको एज अ सेल ट्रीट करते हैं। मशीनरी अगर हमारी जल गई और इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इसको एज अ सेल ट्रीट करते हैं। ऐसे केस में इसको इन्वेस्टिंग में ही लिखते हैं। इन जनरल जो क्लेम मिलता है वो गुड्स का मिलता है। इन जनरल जो पॉलिसी वगैरह कराई जाती है वो गुड्स की कराई जाती है, क्योंकि गुड्स में ट्रैवलिंग भी होनी है और मशीनरी चोरी होने वाली आइटम नहीं है। इतनी बड़ी मशीन कोई इजीली लेकर नहीं जाएगा, गुड्स की चोरी होने की आइटम होती है। और एक में आग लग जाए तो आगे पकड़ के सारा गोदाम में आग लग जाती है, ये लॉस हो जाता है, तो इसलिए गुड्स का जनरल इंश्योरेंस कराया जाता है। तो यहाँ प्रिजम्पशन गुड्स की रहती है। अगर स्पेशली मेंशन है कि बिल्डिंग की मशीनरी की है तो एनसीए का पार्ट होगा इन्वेस्टिंग में। क्लियर हो गई बात? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। बताया जी, इंटरेस्ट पे करा है लोन पर हमने, कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डेफिनेटली लोन तो एनसीएल के अंदर आता है, तो इंटरेस्ट भी उससे रिलेटेड हुआ, डेफिनेटली है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, कौन सी एक्टिविटी हुई सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। इस बार हमें लोन पर इंटरेस्ट मिल रहा है, डेफिनेटली हमने किसी को लोन दे रखा है। अगर हमने किसी को लोन दे रखा है तो वो एनसीए के अंदर आता है। हमने किसी को लोन अगर दे रखा है तो वो एनसीए के अंदर आता है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इशू, हाँ सर अगर शॉर्ट पीरियड पे हो तो अगर लोन हमने शॉर्ट टर्म के लिए दे रखा है, यस सर। लोन हमने शॉर्ट टर्म में दे रखा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ डिवेंचर बताएं। फाइनेंसिंग से डिवेंचर एनसीएल के अंदर आता है, यस सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर लोन चुकाना है तो ये हुआ। तो इशू ऑफ डिवेंचर मतलब कि लोन लेना, बस बैंक से लेकर पब्लिक से ले रहे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लोन चुकाना, पब्लिक को वापस लोन चुका दिया, पैसा जा रहा है। बस इतना फर्क है कि ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है, लेकिन है दोनों फाइनेंसिंग। सैलरी पेड ऑपरेटिंग सर एनसीए से कोई लिंक नहीं है, इसका एसएफ से कोई लिंक नहीं है, एनसीएल से कोई लिंक नहीं है, और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग। वैसे ये भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरा हमारा मेन काम नहीं है इनकम टैक्स भरना, और ना एनसीए से रिलेटेड है ना एनसीएल एसएफ से रिलेटेड है, इसलिए ये इस वाली लाइन की वजह से ऑपरेटिंग में चला जाता है। इनकम टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड क्या होता है सर? जब हमें लग रहा है कि हमारा टैक्स कंफ्यूजन होती है। यहाँ से देखो, अगर किसी एक्सपेंस में हमें डाउट होता है
कि पता नहीं ये अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा, लेकिन हम सोचे कि हमें एक्सपेंस अलाउ हो जाए। मान लेते हैं हमने कोई एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल देता हूँ एक, कि एम्प्लॉई को जो बोनस देते हैं वो इनकम टैक्स वाले कैश बेस पर अलाउ करते हैं, एक्रूवल बेस पर नहीं। कंपनी वाले क्या करने लग गए थे कि करोड़ों रुपए का बोनस दिखा रहे हैं कि हम एम्प्लॉइज को बोनस देते हैं जी, वो सारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दिखा दिया पी&एल में कि बोनस दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, सारा आउटस्टैंडिंग, सालों से आउटस्टैंडिंग ही चला रहा है। एक्सपेंस दिखा दिया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या चेंज कर दिया इसके अंदर कि ये वाला खर्चा आपको कैश बेस पर अलाउ करेंगे, जिस साल पे करोगे उस दिन अलाउ करेंगे। तो कोई बोनस को कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो हमें लग रहा है, डाउट है कि पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे केस में सेफर साइड क्या है कि आप लोग टैक्स ज्यादा भर दो, कंपनी में टैक्स ज्यादा भर दो और फिर इनकम टैक्स के रिटर्न में साइड डिटेल से लिखो कि हमारा टैक्स इतना बनता था और हमने इतना भरते तो हमारा रिफंड बनता है। ये चीज लिख करके आप दे दो, वहां पे चेकिंग होगी, सब कुछ सही रहा तो आपका रिफंड आ जाएगा इनकम टैक्स। और अगर कुछ चेंज करना हुआ कि आपका टैक्स ज्यादा ही बन रहा था, फिर रिफंड नहीं आएगा, एटलीस्ट पेनल्टी तो नहीं लगेगी। अगर हम कम भरते तो पेनल्टी लग जाती। तो इनकम टैक्स का रिफंड आया सर हमारा, बताइए कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग है तो रिफंड आना भी तो ऑपरेटिंग हो। फर्क इतना है कि इनकम टैक्स पेड आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, और इनकम टैक्स रिफंड इनफ्लो, इसमें पैसा आ रहा है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, डिविडेंड शेयर्स पर दिया जाता है, शेयर्स एसएफ के अंदर आते हैं, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। देखिए कैसे, अगर हमें शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है, हमारी कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हुई, एनसीए के अंदर आएगा। इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड, इस तरह से यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ होगा, शेयर्स खरीद रखे हैं हमने और उस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो एनसीए रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। लोन गिवन टू राम, ये आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी चेक करना, फिर चेक करना कौन सी एक्टिविटी। पहले ये बताइए कि आएगा कि नहीं आएगा। ये इनकम है कि एक्सपेंस है? नालायक आप, एसेट। लोन हमने दिया है किसी को तो हमारे लिए एसेट। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। हमने लोन दिया है किसी को, इसमें पैसा जा रहा है, जहां भी कैश ट्रांजैक्शन आ जाए तो डेफिनेटली तीनों में से एक नई जगह आएगा। हम अगर लोन दे रहे हैं तो हमारे लिए एसेट है, एनसीए का पार्ट। लोन रिसीव्ड फ्रॉम राम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर एनसीएल में आएगा, इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रही है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एनसीएल, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश परचेजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो, गुड्स खरीद रहे हैं, हैंड टू हैंड पैसा दे करके पैसा जा रहा है। क्रेडिट परचेजेस, कौन सी एक्टिविटी है? आएगा नहीं सर, ये उधार में सामान खरीदा हमने, पैसा तो गया ही नहीं, तीनों में से एक ना एक जगह आने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन है कि वो कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उधार में खरीदा है, कैश में नहीं, तो ये तीनों में से कहीं पर भी नहीं आना। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग क्यों बोल रहे हो? क्या क्रेडिटर एसेट में आते हैं? क्या क्रेडिटर एनसीएल में आते हैं? क्रेडिटर तो सीएल में आते हैं, करंट लायबिलिटी, तो फाइनेंसिंग तो नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ना एसएफ है ना एनसीएल है, और क्रेडिटर एनसीए में भी नहीं आते,
तो इसलिए इन्वेस्टिंग भी नहीं। और क्रेडिटर को पैसे ना तो ऑपरेटिंग काम है भाई, गुड्स खरीदते हैं पैसे देते हैं, उसको मेन काम है हमारा गुड्स खरीदना गुड्स बेचना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यस सर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिल रहा है, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर, हमें गुड्स बेचते हैं, पैसा हमें मिलता है, हमारा मेन काम है ऑपरेटिंग काम है। एक बात। दूसरी बात, एनसीए के अंदर नहीं आता है ना, एसएफ के अंदर आता ना एनसीएल के अंदर आता, और कैश ट्रांजैक्शन भी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, अगेन सर एसएफ एनसीएल का पार्ट नहीं है, एनसी का पार्ट नहीं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे होंगे ही होंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए बुक निकालते हैं, पेज 224। सर इन्वेस्टिंग में करंट असेट्स में नहीं आते। करंट क्यों नहीं आते? हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो तो टेम्पररी रूप से, मतलब मैं आपसे कहूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, तो आप बताओगे सर मैंने घर खरीदा है, एक मैंने एफडी कर रखी है, आपके पॉकेट में कितने पैसे वो नहीं बताओगे सर हाँ, इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। सर जो डेटर होते हैं older than 12 months तो वो का एनसीए के अंदर आएंगे, इन्वेस्टिंग में आएंगे। सर पेज नंबर 224 224। पेमेंट एडवांस में कितनी बुक्स लाई? हाँ जी, पेमेंट एडवांस में करी पेमेंट एडवांस में दी है, किस चीज़ की पेमेंट दी है बताओ? जैसे रेंट पेड इन एडवांस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ 224 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिविंग रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैश फ्लोज। पहला लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा मिला, पता कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो पैसा आ रहा, उसके आगे आप लिख सकते हैं एंड टू एंड इन्वेस्टिंग एंड इनफ्लो। अब आगे साथ साथ लिख लीजिए इन्वेस्टिंग एंड इनफ्लो। पॉइंट नंबर 2, वेजेस एंड सैलरीज पेड, बताइए कौन सी एक्टिविटी है ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। लिख लीजिए आगे ऑपरेटिंग एंड आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एंड आउटफ्लो। थर्ड नंबर कैश पेड, ध्यान से बताना, ये कैश पेड टू एक्वायर मतलब परचेज शेयर्स। शेयर्स खरीद रहे हैं सर, तो एनसी के अंदर लिखेंगे ना हम, तो इन्वेस्टिंग हुआ। आउटफ्लो के इनफ्लो? आउटफ्लो सर, इन्वेस्टिंग एंड आउटफ्लो। परचेज करे हैं, परचेज ऑफ शेयर्स, फुल स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना, परचेज ऑफ शेयर्स फुल स्टॉप। इन्वेस्टिंग हुआ सर, हम शेयर्स खरीदते हैं अगर, तो एनसीए के अंदर आता है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? परचेज ऑफ शेयर्स बाय ए डीलर इन सिक्योरिटी, उसका काम ही है, उसके लिए तो गुड्स हैं, तो ऑपरेटिंग हो गया। जो शेयर्स का डीलर है, सिक्योरिटी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के लिए। इस पर चर्चा पहले भी हुई थी, फिर बताता हूँ एक बार। सर शेयर को सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं, डिबेंचर को सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं? दोनों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटी वर्ड के अंदर डिबेंचर और शेयर दोनों आते हैं। सिक्योरिटी क्या है सर? ये कि जब मैं कंपनी, हमारी कंपनी ने शेयर इशू करे और मैं कंपनी को पैसे दे रहा हूँ, तो बदले में मुझे सिक्योरिटी में क्या मिल रहा है? वो शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है। इस बात की सिक्योरिटी है कि मैंने कंपनी को पैसा दे रखा है, जब भी कंपनी बंद होगी तो मुझे पैसा मिलेगा। अगर मैं कंपनी के डिवेंचर के पैसे देता हूं तो कंपनी बदले मुझे क्या देती है एज अ सिक्योरिटी? वो डिवेंचर सर्टिफिकेट देती है, जिसमें मेंशन होता है कि मैंने कंपनी को पैसे दिए हैं, कंपनी मुझे रेगुलरली इंटरेस्ट पे करेगी और एक फिक्स टाइम के बाद मेरा पैसा वापसी करेगी। तो ये एज अ सिक्योरिटी हमें ये मिलता है, इसलिए इसको सिक्योरिटी वर्ड बोलते हैं सर। सिक्योरिटी वर्ड के अंदर शेयर डिवेंचर दोनों भाग है। तो एक डीलर है, इसका काम ही यही है, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, उसका ये ऑपरेटिंग काम है। इसके लिए गुड्स हैं, इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डीलर के लिए, शेयर्स के डीलर के लिए शेयर परचेज करना या शेयर सेल करना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ये आगे ऑपरेटिंग एंड आउटफ्लो। अब आप पूछिए, कौन पूछ रहे थे? सर हाँ जी। ये तो सर सिक्योरिटीज में डील कर रहा है ना, कैश में डील थोड़ी कर रहा है। कैश में डील नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, कैश में कौन डील करता है? मतलब कैश का मतलब क्या हुआ? मतलब शेयर्स में तो डील करता है ना वो। कैश में डील का मतलब क्या हुआ, समझाओ। मतलब अगर मैं शेयर्स एक्वायर कर रहा हूं तो कैश दूंगा ना।
करेक्ट। सर ये तो दे रहा हूँ कैश अच्छा देखो इनका पॉइंट क्या है, तो सिक्योरिटी तो इनका डाउट ये है कि सर डीलर खुद थोड़ा ना शेयर खरीदता, ये पॉइंट है आपका। ये इनका कैंसर है, जो ब्रोकर होता है वो एक्चुअली में बायर और सेलर को मिलवाने का काम करता है। जैसे मैं जीरो था कि डीमैट अकाउंट में मेरा अकाउंट है, जैसे ग्रो आपने ऐड देखा होगा, स्टॉक आपने ऐड देखा होगा, ऐसे जीरो था डीमैट है, उसमें मेरा अकाउंट है। तो मैं उसमें अगर मान लीजिए मैं बाय के लिए मैंने ऑर्डर डाल दिया, मुझे खरीदने हैं रिलायंस के शेयर 2300 के रेट से, मैंने ऑर्डर डाल दिया, तो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा जब तक जीरोधा वालों को कोई सेलर नहीं मिल जाता रिलायंस का 2300 बेचने में। जैसे मिल जाएगा तो सेलर और बायर का प्राइस मैच कर जाएगा, तुरंत मेरे अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, उसके अकाउंट में से शेयर चले जाएंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक, तो ये कहना चाह रहे हैं कि सर डीलर एक्चुअली में खुद तो शेयर खरीदता नहीं है, वो तो उनको मिलाने का काम करता है, तो कमीशन एजेंट का काम करता है वो। तो ये क्यों मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग क्यों हो रहा है? तो देखिए डीलर ये सही है कि बायर सेलर को मिलवाता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद भी शेयर खरीदे। उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ना कि शेयर वो खुद नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने अगर खुद शेयर खरीदे, मतलब सिंपल सी बात है, मैं ब्रोकर हूँ, ऐसे प्राइवेट ब्रोकर भी बहुत होते हैं। मान लीजिए मैं ब्रोकर हूँ और मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ कि इस वाले कंपनी शेयर खरीदो, वो सस्ते, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, और मैं ये डील करता हूँ, तो मैं भी कुछ शेयर खरीद सकता हूँ अपने लिए, जो मुझे लगता है कि अच्छा करो प्रॉफिट करेगा। तो इस क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन दे रखी है कि डीलर ने खुद शेयर खरीदे, इसलिए आउटफ्लो है और ऑपरेटिंग। क्लियर हो गई बात? राइट आउट है, इसमें कैश तो लिखा नहीं, कैश में डील कर रहे हैं। देखो मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हो परचेज गुड्स, तो वी हैव टू प्रेज्यूम कि पेमेंट हो गई हो। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है परचेज ऑफ शेयर्स, तो वी हैव टू प्रेज्यूम पेमेंट हो गई। ये मानते हैं कि सर उसका उधार भी लिखा हो, है ना, तो ऐसे तो हर ट्रांसफर में उधार नहीं मान सकते, हम हर ट्रांसफर कैश ही मानते हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो परचेज या सेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम। सेम क्वेश्चन है, पहला पॉइंट, सेल करे हमने गुड्स कैश में, पता है कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो लिख लीजिए, इनफ्लो पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग एंड इनफ्लो। सेक्शन आपने लिखना है ऑपरेटिंग एंड इनफ्लो। पॉइंट नंबर 2, कैश पेड टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इस सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल 4 वर्ड की जगह एक वर्ड क्रेडिटर बनता है ना, सप्लायर रॉ मटेरियल क्रेडिटर होता है बेसिकली। तो क्रेडिटर को पैसे दिए, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो लिख लीजिए, ऑपरेटिंग एंड आउटफ्लो। थर्ड पॉइंट, कैश पेमेंट करिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। फिक्स्ड एसेट्स एनसीए के अंदर आता है और परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। इसमें कई बच्चे ना इनफ्लो लिखाते हैं कि सर मशीन तो आ रही है इनफ्लो, तो मैं इनफ्लो आउटफ्लो मशीन के लिए नहीं कैश के लिए देख रहा हूं, कैश आ रहा है कि जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, शेयर इशू करें सर पैसा आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। शेयर इशू करना एसएफ के अंदर आता है, एसएफ के अंदर एससी शेयर कैपिटल, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख लीजिए आगे, और इनफ्लो लिख लीजिए। सर आउटफ्लो कब आएगा? जब शेयर रिडीम कर देते। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंसिंग। डिविडेंड सर शेयर से पे किया जाता है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो पैसा जा रहा है। तो फोर्थ का क्या था? फोर्थ में सर शेयर इशू करे हैं और इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इनफ्लो। सर अगर डिविडेंड रिसीव हो तो जो मैं कहा था डिविडेंड रिसीव भी आ गया एनसीए में या डिविडेंड रिसीव फॉर 12 पॉइंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थर्ड क्वेश्चन का 4 पॉइंट भाई। नेक्स्ट पर आगे सर हम पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एनसीए के अंदर आता है। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो पैसा आ रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो बताना आसान है, जल्दबाजी के चक्कर में आधे बच्चे अभी भी गलती करते हैं। ध्यान से सोचिए कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, फिर अप्लाई करें इनफ्लो क्या आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 7, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो पैसा जा रहा है। डिबेंचर एनसीएल के अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसा जा रहा है इसलिए आउटफ्लो। सर ये ऑपरेटिंग भी तो हो सकती है, कैसे? क्योंकि रिकरिंग नेचर की हो जाएगी, 10 साल तक पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डिवेंचर होंगे तो उनका डाउट ये है कि सर जो रिकरिंग नेचर की आइटम होती है उसको ऑपरेटिंग कहना चाहिए नहीं। आपको 11th क्लास में भी टॉपिक था, आपको ध्यान हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अलग अलग निकालते थे हम,
और हमने ये रेशियो चैप्टर के अंदर भी किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग निकाला था। हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन। चैरिटी, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन लोन ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है। ओनर की गलती है उसके पास पैसे नहीं खुद के लगाने की, बिजनेस की गलती नहीं, बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ठीक, तो ये लॉजिक वो ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि एनसी लगा हुआ है। तो हमें ये चीज नहीं देखनी कि रिकरिंग नेचर है या नहीं, हमें ये चीज नहीं देखनी। सही। नेक्स्ट 8 पॉइंट में लिखा हुआ है कैश पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, लोन फाइनेंसिंग में आता है। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो पैसा जा रहा है, लोन चुका रहे हैं, लोन चुका रहे हैं इसलिए पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो पैसा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, 500 डिबेंचर हमने कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में। बताइए कौन सी एक्टिविटी? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डिबेंचर वालों का रिडम्पशन का टाइम आया, हमने उनसे डिबेंचर सर्टिफिकेट लिए और उनके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा दिए। कंपनी के अंदर ना तो कैश इंक्रीज हुआ ना कैश डिक्रीज हुआ, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तीनों में से कहीं नहीं आया। तो आ गया कोई लिखना नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट, हमने मशीनरी खरीदी बदले में शेयर इशू किए। बताइए जी मशीनरी एनसीए भी आ रहा है, शेयर एसएफ भी आ रहा है, कौन सा आएगा? नॉन कैश। रीजन कि कोई ना का कैश कंपनी में इंक्रीज हो रहा है ना कैश डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें तो कोई डाउट एग्जाम में उसका सब मशीनरी के एनसीए में आता है, इन्वेस्टिंग लिखा सकते हो। शेयर इशू हो रहे हैं फाइनेंसिंग में आता है, फाइनेंसिंग लिखा सकते हो। लेकिन मैं माइंड लगाना है अच्छे से कि कैश सबसे पहली चीज चेक करनी है हमें, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। नो फ्लो इसलिए नो कैश ट्रांजैक्शन, कहीं नहीं आएगा तीनों में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, फिक्स्ड बेची है सर हमने, उस पर प्रॉफिट हुआ है। 10 लाख की एसेट हमने 2 लाख के प्रॉफिट पे बेची, तो 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टिंग, 2 लाख भी इन्वेस्टिंग, टोटल 12 लाख रुपए तो आ रहा है। तो प्रॉफिट है वो तो कैश में रिसीव होता है, तो प्रॉफिट है वो तो कैश में रिसीव होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो। डिविडेंड मिला है सर शेयर्स पर, इन्वेस्टिंग। ध्यान रखें बैलेंस शीट के अंदर शेयर्स दो जगह लिखे हो सकते हैं, एसएफ में और एनसीए में। अगर एसएफ में शेयर हैं तो हमारी खुद की कंपनी के शेयर हैं, हम इस पे डिविडेंड देते हैं, लेते नहीं। अगर किसी और की कंपनी के शेयर हैं तो एनसीए के अंदर होगा, उस पर डिविडेंड हम देते नहीं है, लेते हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड दिखे तो मतलब एनसीए वाले शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर डिविडेंड पेड दिखे मतलब एसएफ वाले शेयर्स पर डिविडेंड दे रहे हैं, फाइनेंस। ठीक है, आगे तो पॉइंट नंबर 4 में इन्वेस्टिंग एंड इनफ्लो। ध्यान से सुनिए, 10 लाख की मशीनरी खरीद ली हमने मान लीजिए, और 20% 2 लाख रुपए दे दिए हैंड टू हैंड, और बाकी की ईएमआई बनवा ली। तो कौन सी एक्टिविटी है पहले बताओ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीन खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना अमाउंट लिखे? 10 लाख की 2 लाख, 2 लाख जितना कैश। ठीक है, हमें कैश ट्रांजैक्शन से मतलब है। तो 2 लाख रुपए जो गए हैं वो मशीन खरीदने के लिए गए हैं, मशीन एनसीए के अंदर आता है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये अगला क्वेश्चन ये वाला 8 लाख आ जाएंगे, नॉन कैश है वो। नहीं मतलब वैसे जनरली कहाँ आएंगे कैश फ्लो के अलावा? कहाँ पे आते हैं? लाइबिलिटी में। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है सर, एक 2.5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी हमने और 20% तो डाउन पेमेंट, मतलब नहीं नीचे से दिए हैं, मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी। और आगे बैलेंस के लिए हमने एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करा है, मतलब एग्रीमेंट साइन करा है, बाकी बचे 2 लाख रुपए। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो सर मशीनरी इंक्रीज होगी 2,50,000 से। बैलेंस शीट में 50,000 रुपए से कैश कम होगा। बैलेंस शीट में एनसीएल के अंदर 2 लाख रुपए से लायबिलिटी बढ़ेगी। ये तो बैलेंस शीट की बातें कर रहा हूं मैं, कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा। आई रिपीट, 2.5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है जिसका 20% मतलब 50,000 ये हमने पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी, और 2 लाख का हमने एग्रीमेंट कर दिया कि हम पैसे दे देंगे। तो ये तो एनसीए के अंदर आएगा। ये करंट एसेट में से माइनस हो जाना है, कम हो गया, ये बढ़ गया, और ये लायबिलिटी एनसीएल बढ़ गई। तीन चीजें हो गई जी।
2.5 लाख रुपए से मशीन बढ़ गई, 50,000 से कैश कम हो गया, 2 लाख से हमारी एनसीएल लायबिलिटी बढ़ गई, कर्जा हो गया। अब आएगा भी कि नहीं आएगा पहले ये बताओ, कैश फ्लो में आएगा क्योंकि कैश तो इन्वॉल्व है, कंपनी में कैश में तो चेंज आया, कैश फ्लो में आएगा। कितना अमाउंट आएगा? 50,000। कितना कैश में चेंज आएगा? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीन खरीदने के लिए कैश लिया, ठीक है। तो लिख लीजिए आगे 50,000, अच्छा लिखा होगा इस आंसर में, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो 50,000। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट भी मेंशन करना होता है, क्योंकि अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करना होता है। सर 2 लाख से एनसीएल होगा। एनसीएल सर, एनसीएल 2 लाख रुपए से बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में भी 2 लाख रुपए आना चाहिए। मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए जो ये है, इससे कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इसलिए नहीं आ रहा। डाउट है कि सर एनसीएल नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है 2 लाख रुपए से, तो सर एनसीएल में कोई भी चेंज आया तो लिखना चाहिए उसको फाइनेंसिंग में, लेकिन ये नॉन कैश है 2 लाख रुपए, इसलिए नहीं आया। पहली कंडीशन कैश होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जी, हमने 2.5 लाख रुपए पे करे हैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए और हमें उस पर 50,000 रुपए का डिविडेंड भी मिला। पहले 2.5 लाख की बात करते हैं। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। शेयर खरीद रहे हैं अगर सर हम, तो हमारे खुद की कंपनी के शेयर नहीं होंगे डेफिनेटली, किसी और कंपनी के शेयर हैं, एनसीए के अंदर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो 2.5 लाख। अब 50,000 की बात करते हैं, तो 50,000 रुपए डिविडेंड मिला है, इनफ्लो है कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर हमें उन्हीं शेयर्स पर डिविडेंड मिला जो हमने खरीदे। फिर तो पॉसिबल है शेयर खरीदूं 3 दिन बाद डिविडेंड मिल जाए, मैं शेयर खरीदूं और डिविडेंड 3 दिन बाद ही मिल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए क्या होता है, शेयर्स की परचेज सेल ना डेली बेस पर होती है। इनफैक्ट मैं एक दिन में 10 बार शेयर खरीद सकता हूं सेम कंपनी में। तो एक बात बताओ, कंपनी को मान लो डिविडेंड देना है पूरे 1 साल का, तो कंपनी का ये हिसाब है कि आपके पास 5 दिन शेयर रहे थे तो आपका डिविडेंड 5/365 डेज के हिसाब से, आपके पास 3 दिन शेयर रहे तो आपके पास इतना डिविडेंड। ऐसा ना करेगी कंपनी। कंपनी क्या करती है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो एक डेट अनाउंस कर देती है कि इस डेट पर, इस टाइम पर जो भी इस शेयर का ओनर होगा उसको डिविडेंड दिया जाए, उस डेट पर, उस टाइम पर ये अनाउंस कर देती है कंपनी। तो उस डेट पर जिसके पास शेयर है उसको डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए कंपनी ने डेट अनाउंस करी 3 फरवरी, मैंने क्या कहा 2 फरवरी को शेयर ले लिए, 3 फरवरी को अपने पास रखे, 4 फरवरी को बेच दिए, तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग ऐसे कर लेंगे, तो लोग एक दिन पहले खरीद लेंगे फिर डिविडेंड बेच देंगे, तो इसलिए शेयर प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक शेयर 1000 रुपए का है और कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो शेयर ऑटोमेटिकली 1050 का हो जाएगा डेट से पहले, और 3 तारीख के बाद वो अपना 1000 रुपए का आ जाएगा। ऐसा होता है। तो किसी के साथ मतलब अनफेयर ना हो, ऑटोमेटिक 50 रुपए का हो गया, तो मैंने खरीदा गया 50 रुपए का, तो 50 रुपए डिविडेंड मिल गया, वापस से 6000 रुपए का, मतलब प्रॉफिट लॉस किसी को कुछ नहीं होता इसमें। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर दो आंसर है सर। पॉइंट नंबर 2 के अंदर दो आंसर है। 2.5 लाख रुपए के लिए इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, 50,000 रुपए के लिए इन्वेस्टिंग इनफ्लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, sold machinery of original cost 2 lakh with an accumulated depreciation 160 for 60,000। सर अमाउंट पे बाद में चर्चा करते हैं, पहले बताओ कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं? है ट्रांजैक्शन। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है, पैसा आ रहा है। ये मत देखो मशीनरी जा रही है आउटफ्लो है, कैश देखो कैश पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर मशीनरी एनसीए के अंदर आता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। कितना कैश आ रहा है? 60,000। ये आंसर हो गया। मतलब सर 2 लाख बेकार की आइटम है, 160 बेकार की आइटम, हमें सिर्फ कैश पे फोकस करना है। कैश 60,000 रुपीज आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग, इनफ्लो और 60,000। सही। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी ने सर एसेट खरीदी है दूसरी कंपनी की 10 लाख रुपए की, बदले में सारे के सारे शेयर्स देने हैं, और जो हमने एसेट्स खरीदी उसके अंदर क्या क्या है 10 लाख रुपए में? 3 लाख रुपए के गुड्स हैं, 5 लाख रुपए की मशीनरी है, मशीनरी एनसीए में आता है, 2 लाख के गुडविल है, गुडविल भी एनसीए में आता है। तो इसको आप कैसे डील करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताइए। कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है सर। ये एसेट्स खरीदी हमने और शेयर इशू करे, कंपनी के कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश फ्लो में कहीं नहीं आया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन।
ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, ना ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग, एग्जाम्पल बैंक। सर कंपनी दो टाइप की, एक फाइनेंसिंग कंपनी, एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी जो फाइनेंस में डील करती है, पैसों में खेलती है, पैसा लेना, पैसा देना, लोन लेना, लोन देना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट को बेचना, यही काम करती रहती है। जैसे कि बैंक होते हैं, उन्हें फाइनेंसिंग कंपनी कहते हैं। और जो नॉर्मल कंपनी होती है, जो गुड्स बनाती है या गुड्स खरीद करके बेचती है, तो नॉर्मल कंपनी है, वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। हमारी जो प्रिजम्पशन रहती है वो हमेशा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कंपनियां ऑब्वियसली ज्यादा होंगी इससे। तो फाइनेंसिंग कंपनियां बहुत कम है, बैंक बहुत कम है, तो नॉर्मल कंपनियां बहुत ज्यादा है। तो हमारी प्रिजम्पशन जो रहती है वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की रहती है, कि गुड्स वाली कंपनी है, ठीक। लेकिन अगर हम इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं, जो कि फाइनेंसिंग कंपनी है, तो उसके लिए कुछ कुछ आंसर्स हमारे बदल जाएंगे। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब तक हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि हमने किसी को लोन दिया या कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका मेन काम यही है। डिविडेंड रिसीव्ड, जो हमने अब तक पढ़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, वहां से इनकम मिल रही है, वहां से डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंसिंग कंपनी की, उसका काम है इन्वेस्टमेंट करना, वहां से इंटरेस्ट कमाना। तो इस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? अच्छा सर, एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? बिल्डिंग परचेज करी, इसका मेन काम नहीं। बिल्डिंग बेची, ये मेन काम नहीं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, इसी पेज पर सबसे ऊपर ध्यान से देखें, सेम पेज, सबसे ऊपर ग्रीन कलर से लिखे हुए 3 लाइन कि डिविडेंड पेड तो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। थर्ड लाइन लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है एक फाइनेंसिंग कंपनी की। मुझे बताओ, एक फाइनेंसिंग कंपनी का मैं अकाउंटेंट हूं और डिविडेंड पे करा, तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तुमने पढ़ा क्या फिर अभी? पहले लाइन क्या थी? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझो इस चीज को। देखो, अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो डेफिनेटली वो अपनी ही कंपनी के शेयर पे डिविडेंड पे कर रही होगी ना। एक बैंक है, वो अपनी ही कंपनी के एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के शेयर पे तो डिविडेंड पे करेगा। एचडीएफसी बैंक ने अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईसीआईसीआई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो थोड़ा आईसीआईसीआई कंपनी के शेयर पर डिविडेंड पे करना शुरू कर देगा, अपने ही शेयर पर डिविडेंड पे करेगा। समझ आ रही है बात? तो डिविडेंड पे करना तो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होता है। डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, चाहे कंपनी किसी भी टाइप की हो। अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो हमें चेक करना होता है कि कंपनी किस टाइप की है, मेन काम है कि मेन काम नहीं। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे डिविडेंड पेड लिखा हुआ है तो फिर चेक नहीं करना आपको, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि डिविडेंड पेड बाय योर फाइनेंसिंग कंपनी, मैं तो सिर्फ फाइनेंसिंग कंपनी लिखा हुआ है तो कुछ तो अलग होगा ही, ऑपरेटिंग लिखा है, ऐसा नहीं करना। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिसीव करा है तो हमें चेक करना है कि मेन काम है तो ऑपरेटिंग, मेन काम नहीं है तो इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग कंपनी है तो मेन काम है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है तो मेन काम नहीं है इन्वेस्टिंग। ध्यान आएगा जी? यस सर। थ्योरी में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच समराइजेस सोर्स ऑफ कैश फ्लो, कहां से पैसा आ रहा है, सोर्स क्या है, एंड यूज ऑफ कैश, पैसा कहां लग रहा है। एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, एक मंथ का हो सकता है, ईयर का हो सकता है, जनरली ईयर का होता है। पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑब्वियसली सर मैंने मान लो ये मशीन खरीदी और पेमेंट कैश से नहीं चेक से दी तो वो भी तो लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश वाले आइटम लिखी जाती है, कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चाहे बैंक से पेमेंट करा हो चाहे डीडी से पेमेंट करा हो, तो कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक भी आ गया। पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन चीजें दिखाता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगले पेज पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और चौथा काम नेट चेंज। ये फुल फ्लेज जब क्वेश्चन करेंगे तो चौथा वाला पार्ट सीखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, छुट्टी हो जाएगी फिर आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंस पढ़ रहे हैं सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में और इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट पढ़ो मतलब समझ जाओ कि ये P&L की बात हो रही है। पहला नेचर, कैश फ्लो में क्या आता है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसा आए और जाए वो आता है। और जबकि इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस आता है। पर्पस क्या होता है, कैश फ्लो का पर्पस होता है कि इन तीन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कैश का फ्लो हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो को बताना। और P&L का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देना। स्कोप इसमें सिर्फ कैश तक लिमिटेड होता है और इनकम स्टेटमेंट में स्कोप इज वाइड। वाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सर कैश सेल आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर और P&L के अंदर कैश सेल भी आएगी, क्रेडिट सेल भी आएगी, है ना। तो उसका स्कोप वाइड हो गया P&L का। फोर्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की कैश फ्लो शो करता है, इनकम स्टेटमेंट नहीं शो करता। रेवेन्यू और एक्सपेंस कैश फ्लो शो नहीं करता, P&L शो करता। बेसिकली देखो जो एक्सपेंस पे होंगे वो तो शो करेगा ही, लेकिन जो पे नहीं हुए वो शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेंस वो भी। तो P&L कंप्लीट एक्सपेंस शो कर रहा है और कैश फ्लो सिर्फ वही एक्सपेंस शो करता है जो कि कैश वाले, अक्रूवल वाले इग्नोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि मेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एग्जांपल दे दो, बस एग्जांपल बताने हैं कोई सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। एग्जांपल पढ़ लीजिए एक बार, शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, लोन लिया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे करा, डिबेंचर रिडीम करे और लोन रीपे करा। सारे एग्जांपल है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कर्फ्यू सैटरडे संडे का हट गया है तो आपको सैटरडे को